काव्या ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके कहा, जयश्री और उसकी वो बेटी यहाँ नहीं रहेंगे, ये हमारा फैसला है। हाँ, एक और बात, उसकी बेटी रानी की गद्दी पर नहीं बैठेगी, आंचल बैठेगी वहाँ। और खबरदार, जो आपने जयश्री को रानी साहिब कहा तो। देवराज झट से उठे और उसका गला पकड़ लिया और कहा, होती कौन हो फैसला लेने वाली? तुम जिन्हें उनके नाम से बुला रही हो ना, वो यहाँ की बड़ी रानी साहब हैं। तुम तो उनके आगे नौकर की भी औकात नहीं रखती। अरे रानी वो होगी जो मेरी अर्धांगिनी होगी, मेरी पत्नी होगी, और मेरी पत्नी श्री है, थी और रहेगी। अगर तुमने उन्हें बेइज्जत करने की हिमाकत भी की तो तुम्हें उसका भुगतान अपनी बेटी की बलि देकर चुकाना पड़ेगा। उदयपुर की होने वाली रानी आद्रिका ही बनेगी। इतना बोल वो उसका गला छोड़ देते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं। काव्या के गले पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उसने वहां से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। वहीं लगभग 2.5 घंटे बाद जयश्री और आद्रिका के कदम उदयपुर की जमीन पर थे। उदयपुर आते ही जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। वहीं जाने क्यों आद्रिका को वहां आकर काफी अपनेपन का एहसास हुआ। जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले, सामने ढेरों रिपोर्टर्स खड़े थे। ये देख आद्रिका हैरान रह गई। तभी एक ड्राइवर की वर्दी पहना आदमी आया और उसने जयश्री और आद्रिका के सामने सिर झुकाकर कहा, खम्मा घनी रानी साहेब, खम्मा घनी राजकुमारी साहेब। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जयश्री ने बिना भाव के कहा, घनी खम्मा हरीश काका। ड्राइवर, जिसका नाम हरीश था, बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका ने जयश्री की तरफ देखा तो जयश्री ने कहा, अभी कुछ मत पूछना, समय आने पर हम खुद बताएंगे। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा। हरीश दोनों को अपने साथ गाड़ी तक ले गया, लेकिन रिपोर्टर इतने थे कि जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठे और राठौड़ पैलेस की तरफ बढ़ गए। शिमला। अर्नव कमरे में लेटा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी कमरे में अली आया। अली बहुत घबराया हुआ था। अली को ऐसे देख अर्नव ने हैरानी से उठकर कहा, अली क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? अली ने हाँफते हुए कहा, बॉस, खबर ही ऐसी मिली है। अर्नव, क्या खबर मिली है? अली, जूलिया भाभी की सौतेली बहन है और उसका असली नाम आंचल है। उसने हमसे अपनी असली पहचान छिपाई कि वो उदयपुर की छोटी राजकुमारी है। ये सुनकर अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जूलिया को पता है कि आरू? अली, शायद नहीं। अर्नव अपना सिर अपनी हथेलियों में फंसाकर बैठ गया। तभी सिया आई शंकर के साथ। सिया आते ही अर्नव की गोदी में चढ़ गई और बोली, मामू, एंजल कहाँ है? उनके घर पर लॉक लगा हुआ है। अर्नव ने अपने चेहरे के भाव को खुशी में बदलते हुए कहा, बेटा, वो कहीं घूमने गए हैं, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। सिया ये सुनकर रो पड़ी। अर्नव उसे चुप करवाने लगा। सिया, अब हम उन्हें साथ कैसे लेकर जाएंगे? अर्नव, हम उन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे मेरी जान। ये आपके मामू का अपनी प्रिंसेस से वादा है। सिया ने सिर हिला दिया। अर्नव ने सिया के आंसू पोंछे। फिर शंकर और अली चले गए। अर्नव सिया को सुलाने लगा। जब सिया सो गई, अर्नव अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। उसे आद्रिका के मैसेज का इंतज़ार था। वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और आंखें बंद करके वापस अपने अतीत के पन्नों को पढ़ने लगा। फ्लैशबैक। अर्नव की माँ, पापा और बहन ने अपने आप को फांसी दे दी थी। अर्नव ये देखकर रो पड़ा। कुछ देर बाद वो घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने वहां जाकर कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस जब उनके घर आकर तहकीकात करने लगी तो उन्होंने तहकीकात करके कहा कि आग गैस लीक की वजह से हुई है। तभी उनके अधिकारी का फ़ोन बजा। कुछ देर बात करके उसने अर्नव से कहा, इन लोगों ने आत्महत्या की है और शायद गलती से किसी ने गैस ऑन छोड़ दी हो, तो तुम्हारे स्विच ऑन करते ही ब्लास्ट हो गया। अधिकारी की बात अर्नव मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अधिकारी बिना उसकी बात सुने वहां से चला गया। फिर अर्नव सिया को लेकर उस अनाथ आश्रम में गया जहां अली, शंकर और विशाल रहते थे। वहां जाकर उसने उन्हें सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर तीनों उसे दिलासा देने लगे। अनाथ आश्रम के मालिक ने अर्नव और सिया को वहां रख लिया। कुछ दिन बाद अर्नव वापस घर गया। वो वहां से कुछ सामान लेने गया था।
घर के बाहर ही उसे 4 गुंडे टाइप आदमियों ने रोक लिया और उसे पीटने लगे। अर्नव ने अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन वो चारों उस पर भारी पड़ रहे थे। कुछ देर बाद गुंडे टाइप आदमी बोले, भाऊ से पंगा मत लेना और चुपचाप जहाँ जिंदगी जी रहा है जी, वरना तू और वो तेरी बहन की बेटी है ना, सीधा यमराज के पास जाओगे। इतना बोल वो वहां से चले गए। अर्नव जैसे तैसे मेन रोड पर पहुंचा और एक ऑटो में बैठकर अनाथ आश्रम में गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उन्हें बताया। सब कुछ सुनकर विशाल बोला, अर्नव, मुझे लगता है कि इन्हीं का हाथ है अंकल, आंटी और दीदी की मौत में। अर्नव ने अपना सिर हिला दिया। अली ने कहा, पुलिस तो भाई लगता है कि कोई भी तहकीकात नहीं करेगी, तो हम ही क्यों ना करें। फिर अर्नव के ठीक होने पर चारों ही तहकीकात में लग गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन वो चारों जूलिया से मिले कॉलेज में। वो उनकी जूनियर थी, वो उनके ग्रुप में शामिल हो गई। तब अर्नव ने अपने बारे में सब कुछ बताया तो जूलिया को उससे काफ़ी हमदर्दी हुई। उसने उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद उसने उन्हें बताया कि ऋतुराज ने रिद्धि के रेपिस्ट के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी एसीपी के साथ, लेकिन गुप्त तरीके से। लेकिन इसकी खबर एमएलए को लग गई और उसने सब तबाह कर दिया। सब कुछ सुनकर अर्नव का खून जल गया। अर्नव, मुझे उसका खून करना है। उसने मुझसे मेरा परिवार छीना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चारों ने उसे मुश्किल से संभाला। फिर एक दिन अर्नव ने शिमला में ही एक गैंगस्टर की जान बचाई। गैंगस्टर ने अपनी जान बचाने के बदले उसे जब कुछ देना चाहा तो अर्नव ने उससे एमएलए की मौत मांगी। पहले गैंगस्टर को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने जब अर्नव की दर्द भरी कहानी सुनी तो मान गया। उस गैंगस्टर ने अर्नव, अली, शंकर, विशाल और जूलिया को सब सिखाया। और फिर एक दिन अर्नव ने उस एमएलए को तो मारा ही मारा, उसके साथ ही साथ रिद्धि के रेपिस्ट्स को भी मारा। उन्होंने उनकी लाशें एक झील में फेंक दी, जिनको मगरमच्छों ने खा लिया, जिससे कोई केस भी नहीं बना। अर्नव इन सब का साया सिया पे नहीं पड़ने देना चाहता था, इसीलिए वो लोग वहां से मुंबई चले गए। उस गैंगस्टर ने अर्नव और उसके ग्रुप को अपने साथ शामिल कर लिया। अब वो गैंगस्टर इंडिया के बाहर रहता है, क्योंकि इंडिया का सारा काम अर्नव संभालता है। सब कुछ याद करके अर्नव की आंखों से आंसू निकल गए। उदयपुर राठौड़ पैलेस। आद्रिका और जयश्री की गाड़ी पैलेस के बाहर रुकती है। अजय सिंह आकर दोनों तरफ का दरवाज़ा खोलता है। आद्रिका बाहर निकलती है। अजय सिंह सिर झुकाकर बोला, खम्मा घनी राजकुमारी साहेब, खम्मा घनी बड़ी रानी साहेब, स्वागत है आप दोनों का। जयश्री ने सिर हिलाकर कहा, घनी खम्मा। आद्रिका ने जयश्री को देखा तो जयश्री ने उसे इशारे में ही कुछ कहा तो आद्रिका ने अटकते हुए कहा, घनी खम्मा। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से जूलिया यानी आंचल बाहर निकली। उसे देख अजय सिंह ने कहा, खम्मा घनी छोटी राजकुमारी साहेब। आद्रिका और जयश्री की उस तरफ पीठ थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाई और ना ही वो दोनों उसे। आंचल ने अजय सिंह को इग्नोर किया और आगे कदम बढ़ाए ही थे कि आद्रिका की बराबर में खड़ी होकर उसकी तरफ नजर घुमाई। वहीं आद्रिका ने भी उसकी तरफ नजर उठाई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरानी से हल्के से चीख उठी, तुम? अजय सिंह दोनों को देख घबरा गया। वहीं जयश्री ने भी आंचल को देख लिया था। उसने मन ही मन कहा, अजय ने इसे छोटी राजकुमारी कहा, यानी कि ये। जयश्री की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने झट से छुपा लिया। अजय सिंह ने जल्दी से देवराज को मैसेज करके इस बारे में सूचित किया। वहीं आद्रिका और आंचल एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही थी। कुछ ही देर में आंचल, आद्रिका और जयश्री के आने की खबर देवराज और काव्या को लग गई। दोनों ही बाहर गए। सामने जयश्री और आद्रिका को देखकर काव्या ने मुंह फेर लिया और फिर आंचल की तरफ बढ़ गई। वहीं जयश्री और देवराज इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में ही खो गए। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और नाराजगी दिख रही थी, लेकिन प्यार नाराजगी से ज्यादा था। काव्या ने आंचल को गले लगा लिया। आद्रिका दोनों को अजीब नजरों से देखने लगी। वहीं देवराज के कदम खुद ब खुद जयश्री की तरफ बढ़ गए। तभी आद्रिका की नज़र देवराज पर पड़ी। उसे देखते ही आद्रिका के कदम भी खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गए। जब ये जयश्री ने देखा तो घबरा गई। उसे घबराया हुआ देख देवराज ने उससे नज़र हटाकर जब आद्रिका को देखा तो वो रुक गए। आद्रिका को देख देवराज की आंखों में आंसू आ गए। आद्रिका के चेहरे पर भी वही तेज था जैसा देवराज के चेहरे पर। दोनों बाप बेटे की आंखें भी नीली थी। देवराज ने आद्रिका की तरफ बढ़कर
उसके सिर पर जैसे ही हाथ रखा, पता नहीं क्यों आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे काफ़ी अपनेपन का एहसास हो रहा था। वहीं जयश्री की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। काव्या और आंचल की नज़रें भी उन पर थी। काव्या को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आंचल को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। देवराज ने बिना कुछ कहे आद्रिका को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। आखिरकार आज पहली बार वो अपनी बेटी से मिल रहे थे। आंचल ने काव्या से कहा, राजा साहब आद्रिका को ऐसे क्यों गले लगा रहे हैं? काव्या ने हैरानी से पूछा, तू इसे जानती है? आंचल ने नफरत भरे लहजे में कहा, नफरत करती हूँ मैं इससे। इस लड़की ने मुझसे मेरा प्यार छीना है काव्या, और अब ये तुझसे तेरा हक छीनने आई है। आंचल उसे असमंजस से देखने लगी तो काव्या ने बाद में बताने को कहा। वहीं देवराज ने आद्रिका को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। जयश्री ने अब अपने आंसू पोंछे। वो आगे बढ़ी और जैसे ही आद्रिका को देवराज से दूर करने लगी, देवराज ने आद्रिका की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, रानी साहब अंदर चलिए, यहाँ कुछ भी मत कीजिए। जयश्री ने कुछ नहीं कहा और आहिस्ता से आद्रिका की कलाई देवराज से छुड़वाई। आद्रिका उन्हें देखने लगी। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी काव्या बोली, राजा साहेब उदयपुर की राजकुमारी आई है, स्वागत नहीं करेंगे? देवराज ने उसकी तरफ देखा तो तब जाकर उनकी नज़र आंचल पर गई। आंचल को देख उनके भाव गुस्से में बदल गए। देवराज ने अजय से कहा, अजय सिंह उदयपुर की बड़ी रानी साहेब और बड़ी राजकुमारी साहेब का सामान उनके कमरे में पहुंच जाना चाहिए, और जो मेहमान आए हैं उनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचवा दो। फिर देवराज ने जयश्री को अंदर चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गए। जयश्री भी आद्रिका का हाथ पकड़कर देवराज के पीछे चल दी। वहीं काव्या देवराज की बात सुनकर गुस्से का घूंट पी गई और उनके पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर इतनी सजावट देख आंचल ने काव्या के कान में कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे आने पर इतनी सजावट हुई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये जो फूल हैं ये मेरे पसंदीदा क्यों नहीं? काव्या ने कुछ नहीं कहा। तभी फूलों को देख आद्रिका खुशी से बोली, माँ ये तो मेरे फेवरेट फूल हैं। उसकी बात सुनकर जयश्री ने बस सिर हिला दिया और देवराज बस मुस्कुरा दिए। फिर देवराज ने जयश्री से कहा, आप पहले कुछ खाएंगी? जयश्री ने उसे टोकते हुए कहा, हमें सोना है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स हमें परेशान करे। जयश्री के टोकने की अदा पर देवराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि सिर्फ जयश्री ही थी जो उनकी बात टाल सकती थी। वहीं उनके टोकने पर आंचल ने काव्या से पूछा, ये है कौन? इन्होंने इन्हें टोक कैसे लिया? राजा साहब तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और अब ये मुस्कुरा रहे हैं। काव्या पत्नी है उनकी। ये सुनकर आंचल को झटका लग गया। काव्या उसे खींचते हुए वहां से उसके कमरे में ले गई। वहीं देवराज ने एक नौकर से कहलवाकर आद्रिका और जयश्री को भी कमरे में भिजवा दिया। एक कमरे तक पहुंचकर नौकरानी रुक जाती है और बोलती है, राजकुमारी साहेब ये आपका कमरा है। जयश्री आद्रिका को लेकर जैसे ही जाने लगती है, नौकरानी फिर से बोली, माफ़ करिएगा रानी साहेब, लेकिन आपका दूसरा कमरा है, इस कमरे के साथ वाला। जयश्री एक नज़र उस कमरे को देखती है और फिर बोलती है, ठीक है हम चले जाएंगे, आप जाइए। वो नौकरानी चली गई। जयश्री फिर आद्रिका को लेकर उसके कमरे में गई। कमरे के बीच में गोल आकार का बेड था। एक तरफ बालकनी थी तो दूसरी तरफ बाथरूम। बाथरूम के दाईं तरफ वार्डरोब थी। कमरे में आते ही पहले जयश्री ने दरवाज़ा लॉक किया और आद्रिका ने अपने सवालों की बरसात कर दी। जयश्री ने उससे कहा, आदि मेरी भी बात सुन ले, कब तक सवाल करती रहेगी? आद्रिका ने झुंझला कर कहा, तो क्या करूं मैं माँ? यहाँ सब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम कहीं के राजा हों, और ऊपर से इतना बड़ा महलनुमा पैलेस। माँ ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जब से इस उदयपुर की धरती पर पाँव धरे हैं सब कुछ ही बदल गया है। जयश्री ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी पहली बात बिल्कुल सही है। तुम यहाँ की राजकुमारी और होने वाली रानी हो, और मैं यहाँ की रानी हूँ, और आदि कुछ बदला नहीं है। बस अब तुम हकीकत से रूबरू होने वाली हो। आद्रिका कब बनी मैं राजकुमारी? मैं तो शिमला में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। और कैसी हकीकत? जयश्री देख बेटा, अभी तो मैं तुझे सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी बस ये समझ ले कि ये तेरा अपना घर है।
लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बेटा, यहाँ किसी से कोई भी बात मत करना शिमला के बारे में। और हाँ, एक और बात, जो वो शख्स है जिन्होंने तुझे सीने से लगाया था, उनसे दूर रहना, और साथ साथ उस औरत से भी जिसने जूलिया को गले लगाया। आद्रिका, माँ अभी तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। जयश्री सिर हिलाकर जाने लगती है। तभी आद्रिका बोली, माँ भूख लगी है। जयश्री, खाना भिजवाती हूँ। फिर जयश्री कमरे से बाहर निकल जाती है और वहाँ से सीधा रसोई में जाती है। वहाँ के हेड धीरज उसे देखकर बोला, रानी साहब आप यहाँ? हम कह दिया होता हम आ जाते। जयश्री, कोई बात नहीं, आप बड़ी राजकुमारी साहब के कमरे में कुछ हल्का खाने को भेज दीजिए। कुछ ज़्यादा हैवी मत भेजिएगा, साथ में सिर दर्द की दवा भी दे दीजिएगा। धीरज सिर हिला देता है। जयश्री पीछे मुड़ती है तो सामने देवराज को पाती है। उसे देख वो नजरें फेर लेती है। देवराज, राजकुमारी ठीक है? जयश्री उन्हें घूरते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि की फिक्र करने के लिए उसकी माँ है। राजा साहब, जयश्री ने राजा साहब पर थोड़ा जोर देकर कहा था। देवराज ने शांतिपूर्वक कहा, भूलिए मत कि हम भी उनके पिता हैं। जयश्री कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन में खड़े नौकरों पर गई जो उनकी बातें सुन रहे थे। जयश्री ने अपना गुस्सा शांत किया और फिर कहा, ज़्यादा सफ़र करने से आदि का सिर दर्द होने लगता है, और जो वो यहाँ आकर सह रही है उससे उसका सिर दर्द और बढ़ जाएगा। जयश्री फिर किचन से बाहर निकल गई। देवराज ने किचन में खड़े हेड से कहा, जैसा रानी साहब ने कहा वैसा हो जाना चाहिए। तभी हेड बोला, सर वो छोटी रानी साहब ने छोटी राजकुमारी साहब के कमरे में खाना भिजवाने को कहा है। देवराज, पहले बड़ी राजकुमारी के पास जाना चाहिए, उन्हें दवा भी लेनी है। एक और बात, सभी नौकरों से कह देना कि छोटी राजकुमारी और छोटी रानी साहब से पहले बड़ी रानी साहब और बड़ी राजकुमारी साहब का कहा मानना है। वो सिर हिला देता है। देवराज फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या आंचल को सब बताकर चली जाती है। आंचल अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, तुम्हारी माँ ने पहले मेरी माँ का प्यार छीना और अब तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और साथ ही साथ बाप का प्यार भी। आद्रिका, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि किसी से कुछ छीनने से उसे कैसा फील होता है। आद्रिका आंचल के शातिर दिमाग से बेखबर अपना फ़ोन लेकर अर्नव को फ़ोन लगाती है। अर्नव उसका फ़ोन पहले ही रिंग में उठा लेता है। ये देख आद्रिका हंसते हुए बोलती है, फ़ोन पर ही बैठे थे क्या? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। कब पहुंची तुम? आद्रिका, पहुंच तो बहुत पहले ही गई थी, लेकिन फ़ोन करने का टाइम अब मिला। अर्नव ने सिर्फ हम कहा। दोनों ही अब खामोश हो गए। आद्रिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जूलिया के बारे में बताई या नहीं। कुछ देर बाद आद्रिका के कमरे में नौकरानी जैसे ही खाना लेकर आई, आद्रिका ने अर्नव से कहा, अनु मैं कल बात करती हूँ, अभी खाना खाने लगी हूँ। अर्नव, ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। आद्रिका ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, लव यू टू। आद्रिका ने फ़ोन काटा और फिर खाना खाने लगी। वहीं जयश्री जैसे ही अपने कमरे में गई, कमरे को देखकर हैरान रह गई। ये वही कमरा था जिसमें वो देवराज के साथ सालों पहले रहती थी। पूरा कमरा वैसा का वैसा ही था। बेड के पीछे देवराज और जयश्री की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें दोनों ने ही राशि कपड़े पहने थे। उस तस्वीर के आसपास उन दोनों की और भी तस्वीरें थी। जयश्री वहां पर स्थित हर चीज को छू छू कर देख रही थी और उसे महसूस कर रही थी। तभी पीछे से उसके कानों से देवराज की आवाज़ टकराई, कैसा लग रहा है? सालों बाद अपने कमरे में आकर श्री। जयश्री ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो पहले अपने चेहरे के भाव सख्त कर लिए और फिर उनकी तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजा साहेब? आप जाइए ना अपनी महबूबा के पास और अपनी बेटी के पास। देवराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, उन्हीं के पास ही तो हैं। जयश्री ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, हम काव्या और आपकी दूसरी बेटी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरी मोहब्बत उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब आपके कारनामे के बारे में पता लगा था। और आदि सिर्फ हमारी बेटी है, कभी उसकी आइडेंटिटी नहीं देखी। वहाँ पर आद्रिका शर्मा लिखा है, ना कि आद्रिका सिंह राठौड़। आपका मेरी बेटी पर ना तो कोई हक है और ना ही होगा। हम अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सब कुछ ख़त्म करने के लिए। देवराज, श्री ये आप सरासर गलत कर रही है। पहले तो आपने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया, और अब आप चाहती हैं कि हम अपनी बेटी के पास होकर भी दूर हो जाएं। जयश्री ने गुस्से से कहा, आपको बेटी से और यहाँ होने वाली रानी से ही मतलब है ना राजा साहब?
तो फिर जो आपकी दूसरी बेटी है उसे ही बना दीजिए, वैसे भी आपके दिल के करीब होगी। अब आपको अपनी महबूबा यानी कि काव्या के पास जाना चाहिए। वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी अपने कमरे में। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि उनका पति अपनी पूर्व पत्नी के साथ है। अब देवराज को भी गुस्सा आने लगा था। उन्होंने जयश्री की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, महादेव जानते हैं कि हमने कभी भी अपने दिल में काव्या को वो जगह नहीं दी जो आपको दी है। हम सिर्फ दुनिया वालों के सामने पति पत्नी हैं। असलियत तो ये है कि ना वो हमारी पत्नी है और ना ही हम उनके पति। श्री, उस रात जो हुआ वो बस एक भूल थी, नशे में एक गलती थी जिसका भुगतान आज तक भुगत रहा हूँ, अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहकर। आज तक हमने काव्या को छुआ तक नहीं है। उन्हें इतनी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं ताकि कहीं वो गुस्से में आकर हमारे खानदान का नाम मिट्टी में ना मिला दें। लेकिन सच में श्री, उस दिन के अलावा हमने उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दिया। हमने आज तक उसकी बेटी को नहीं अपनाया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन आज तक कभी भी उससे अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। श्री, आज तक मैं परायों के बीच में था, लेकिन आपके आने से अब मैं अपनों के बीच में हूँ। जयश्री को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो उसने चेहरा फेर कर कहा, हमें नींद आ रही है। देवराज बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जयश्री पीछे हो गई। देवराज जाने लगे, लेकिन तभी रुककर बोले, राजा साहब, हम बाहर वालों के लिए हैं, आपके लिए हम देव हैं। जयश्री ने कुछ नहीं कहा। देवराज वहां से चले गए। जयश्री कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जयश्री कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। वहीं देवराज स्टडी रूम में बैठे पुरानी यादों में खोए हुए थे। फ्लैशबैक। जयश्री और देवराज उदयपुर के राजा रानी थे। उस वक्त उनके साथ देवराज के माँ बाप महाराजा तेजस सिंह राठौड़ और महारानी सुमित्रा सिंह राठौड़ भी थे। जयश्री और देवराज का प्रेम विवाह हुआ था। जयश्री एक ब्राह्मण परिवार से थी। तेजस और सुमित्रा ने तो जयश्री को अपना लिया, लेकिन जयश्री के माँ बाप ने देवराज को अपनाने से इनकार कर दिया। जयश्री देवराज के साथ खुश थी। दोनों के बीच अटूट प्यार था। शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। देवराज इस कारण जयश्री से थोड़े उखड़े उखड़े रहने लगे। जयश्री ने कई जगहों पर जाकर माथा टेका, मन्नत मांगी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक बार देवराज बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए। वहाँ वो काव्या से मिले। काव्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। वो एक होटल में मैनेजर थी। जिस होटल में देवराज रुके थे उसी होटल में काव्या मैनेजर थी। पहले तो देवराज ने काव्या पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं काव्या देवराज का रुतबा देख उन पर मनमिटी थी। उसने सोच लिया कि कैसे भी करके देवराज को उसे अपने जाल में फंसाना है। देवराज को दिल्ली में 2 हफ्ते ठहरना था। होटल की 5वीं सालगिरह पर वहाँ पार्टी थी, जिसमें देवराज को भी आमंत्रित किया गया। देवराज भी वहाँ पहुँच गए। काव्या उन्हें देखकर उनके पास चली गई। देवराज सोफे पर बैठे हुए थे। काव्या उनसे चिपक कर बैठ गई, लेकिन देवराज असहज हो गए, जिस कारण वो साइड हो गए और बोले, मैम, अगर आपको यहाँ बैठना है तो बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। इतना बोल जैसे ही वो उठने लगे, काव्या ने झट से हाथ पकड़कर उन्हें बैठा दिया। काव्या के छूने से देवराज उसे घूरने लगे, तो काव्या ने उनका हाथ झट से छोड़ दिया। काव्या ने कहा, सॉरी राजा साहब, वो बस आपके साथ कुछ बात करनी थी। देवराज उसके सामने सोफे पर बैठकर बोले, कहिए काव्या, मैंने सुना है कि आपने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है। मैं बस आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलें। ये सुनकर देवराज उसे टिप्स बताने लगे। कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी। ये देख काव्या खड़ी हुई और बोली, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। काव्या पानी का गिलास लेने चली गई। कुछ देर में वो पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते वक्त देवराज को इसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, लेकिन फिर उन्होंने इग्नोर करके पी लिया। कुछ ही देर में उनका सिर चकराने लगा। ये देख काव्या उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सब पार्टी में मस्त थे और लाइट भी डिम थी, तो किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। काव्या ने कमरे में ले जाकर देवराज को बेड पर लेटाया। फिर उसने दरवाज़ा लॉक किया। उसके बाद देवराज बेहोश हो गए और उन्हें पता नहीं लगा कि उनके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी बाहों में काव्या को देखा तो चौंक गए। वो पिछली रात को याद करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया।
देवराज उसे ऐसे ही छोड़कर अपना बैग लेकर दिल्ली से उसी वक्त फ्लाइट लेकर उदयपुर चले गए। उदयपुर आते ही उन्हें खबर मिली कि जयश्री बेहोश हो चुकी हैं। ये सुनते ही उन्हें लगा जैसे कि उनकी धड़कन रुक गई हो। वो सीधा जयश्री के कमरे में गए। कमरे में सुमित्रा थी, तेजस था और साथ में डॉक्टर थी जो कि जयश्री को देख रही थी। देवराज झट से जयश्री के पास गए। उन्होंने जाकर जयश्री का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, डॉक्टर क्या हुआ है श्री को? ठीक तो है ना मेरी श्री? वहीं सब देवराज को अचानक देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब मिठाई बांटिए, उदयपुर को राजपुत्री या फिर राजकन्या मिलने वाली है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस खबर का इंतजार सभी को इतनी देर से था, वो खबर उन्हें अब मिल चुकी थी। सुमित्रा ने अपने गले में पहना हार निकालकर डॉक्टर को पहना दिया। देवराज ने अजय से कहकर पूरे उदयपुर में मिठाई बांटने को कहा। महल में खुशियों का आगमन हो रहा था। अब कमरे में सिर्फ देवराज और जयश्री थे। देवराज बहुत ही प्यार से जयश्री को निहार रहे थे। कुछ ही देर में जयश्री को होश आने लगा। ये देखकर देवराज ने उन्हें अच्छे से बैठा दिया। जयश्री देवराज को देखकर बोली, आप यहाँ? आप तो दिल्ली गए थे और 2 हफ्तों बाद आने वाले थे। देवराज ने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। जयश्री ने सिर हिला दिया। तभी उसे उल्टी आने लगी तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ी। ये देखकर देवराज भी उनके साथ गए। वो उसकी पीठ सहलाने लगे। जब जयश्री ने उल्टी कर दी तो देवराज ने उसका मुंह अच्छे से धोया। फिर वो उसे बेड पर ले गए। जयश्री ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि हमें हुआ क्या है। चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। देव, आप डॉक्टर को बुलाए ना। देवराज ने उसका चेहरा अपनी हथौलियों में भरा और कहा, आप माँ बनने वाली हैं श्री। ये सुनते ही जयश्री चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो देवराज के सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी जयश्री उनसे अलग हुई और बोली, इसीलिए आप इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, वरना आप तो हमारे पास भी नहीं आ रहे थे। देवराज ने ये सुन सिर झुका लिया और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए श्री। सभी आपको दोषी ठहरा रहे थे कि आप में कमी है और आप भी जानती हैं कि हम आपके खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें माफ़ कर दीजिए जो आपसे इतने दिन दूर रहे। हम वादा करते हैं कि अब आपसे एक पल भी दूर नहीं होंगे। जयश्री मुस्कुरा दी और उनके सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे बाहों में भर लिया। वो दिल्ली के बारे में भूल गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देवराज का अपने बच्चे के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो एक बेटी चाहते थे। तेजस भी बेटी ही चाहते थे। देवराज के भाई स्वराज की पत्नी भी माँ बनने वाली थी। घर में 2-2 खुशियाँ आने वाली थी जिसका इंतज़ार सभी को था। 8 महीने पूरे हो चुके थे। जयश्री अब ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। वैसे तो देवराज हर वक्त उनके साथ होते थे, लेकिन आज वो किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण बाहर गए थे। तभी एक नौकरानी ने आकर कहा, रानी साहब, कोई काव्या नामक औरत आई है। वो कह रही है कि उन्हें राजा साहब से मिलना है। जयश्री, उन्हें यहीं भेज दीजिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। कुछ देर में काव्या उनके सामने थी। काव्या को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भी माँ बनने वाली है। जयश्री ने उसे बैठने को कहा। जयश्री ने कहा, जी कहिए, आप कौन हैं? काव्या ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ देवराज से मिलने आई हूँ। देवराज का नाम सुन जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, तहजीब से बात करिए मोहतरमा। देवराज यहाँ के राजा हैं, ना कि कोई राह चलते मामूली आदमी। आपको उनका नाम लेने का कोई भी हक नहीं है। और जहाँ तक बात रही हम कौन हैं, तो हम यहाँ की छोटी रानी हैं, जयश्री, देव की पत्नी। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि देवराज विवाहित हैं। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए रानी साहब, हम काव्या हैं। जयश्री ने कहा, कौन काव्या? हमने तो किसी काव्या का जिक्र नहीं सुना देव से। काव्या ने कहा, सुनेंगी भी कैसे? ऐसी बातें कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता। जयश्री, साफ साफ कहिए। काव्या ने कहा, मैं राजा साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने दिल्ली में मेरे साथ। आगे वो कुछ नहीं बोली। वहीं काव्या की बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, क्या कह रही हैं आप? हम कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं?
काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें निकालकर उसके सामने कर दी। उसमें वो देवराज के साथ बेहद करीब थी। सब तस्वीरों को देख जयश्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। काव्या जयश्री के पास आई और बोली, रानी साहब, हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। मुझे तो मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया। रानी साहब, हम वादा करते हैं कि हम आपके पति के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को एक पहचान दे दीजिए, वरना आप तो जानती ही हैं कि नाजायज़ बच्चे को ये दुनिया किन नज़रों से देखती है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें तो ये दुनिया ताने मार मार कर मार डालेगी। जयश्री को देवराज पर उनकी हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने काव्य से कहा, आज से आप यहाँ की रानी हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोल जयश्री ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और बाहर निकल गई। वहीं पीछे खड़ी काव्या कुटिलता से मुस्कुरा दी। नीचे जाते ही जयश्री का सामना देवराज से हो गया। देवराज उसे देख बोले, श्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मना किया है ना आपको नीचे आने से। जयश्री ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। देवराज हैरानी से उसे देखने लगे। तेजस और सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आए। जयश्री ने कहा, नफरत है हमें आपसे। आपका हम पर और हमारी संतान पर कोई हक नहीं है। आप रहिए अपनी महबूबा के साथ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। देवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नौकरानी से पूछा, क्या हुआ रानी साहब? उसने कहा, हमें कुछ भी नहीं पता राजा साहब, बस एक औरत आई थी। देवराज, कौन? नौकरानी, काव्या। काव्या का नाम सुनते ही देवराज हैरान रह गए। उन्हें दिल्ली वाली रात याद आ गई। तेजस ने जब देवराज से काव्या के बारे में पूछा तो देवराज ने उन्हें सब बता दिया। सब कुछ सुनकर सुमित्रा और तेजस उनसे खफा हो गए। देवराज सीधा अपने कमरे में गए और वहां बेड पर काव्या आराम से बैठी फ्रूट खा रही थी। जब काव्या की हालत देखी तो समझ गए कि जयश्री क्यों गई है। काव्या उन्हें देखकर बोली, आप तो मुझे वहां छोड़कर भाग आए। देवराज, देखो तुम्हें जितने भी पैसे। काव्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, राजा साहब, हमें तो हमारे बच्चे को पहचान देनी है ताकि कोई उसे नाजायज ना कहे। देवराज जाने लगे, लेकिन तभी रुके और बोले, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार कर दूंगा, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या सिर हिलाकर चली गई। देवराज सीधा अजय के पास गए और जयश्री के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि जयश्री अपनी किसी सहेली सीमा के साथ शिमला चली गई है। ये खबर जैसे ही देवराज को पता चली, उन्होंने अजय से कहलवाकर उनकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। जब उन्हें पता चला कि उसे बेटी हुई है तो वो देखने जाना चाहते थे, लेकिन वहीं काव्या को भी उसी दिन बेटी हुई थी। इसी दौरान सुमित्रा जी का देहांत हो गया। तेजस की भी तबीयत खराब रहने लगी। जब उनका भी देहांत हो गया तो काव्या को पता चला कि तेजस की बनाई वसीयत के मुताबिक उसका सब कुछ आद्रिका के नाम पर हो जाएगा। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब तक सब कुछ जयश्री का रहेगा। सब कुछ याद कर देवराज ने कहा, श्री, अब आप आ गई हैं तो ना तो हम आपको और ना ही अपनी बच्ची को जाने देंगे। बहुत साल दूर रहे, लेकिन अब और नहीं। अगर काव्या या उसकी बेटी ने मेरी ज़िंदगी में दखल दिया तो मैं सारा लिहाज छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका सुकून से सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और देवराज अंदर आए। वो आद्रिका की तरफ बढ़ गए। आद्रिका के पास बैठकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। आद्रिका ने भी नींद में ही हाथ पकड़ लिया और अपनी दोनों हथेलियों के बीच कर लिया। ये देख देवराज बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाया और कहा, महादेव ही जानते हैं कि इस पल को हमने कितना इंतज़ार किया है। फिर उन्होंने उसका माथा चूम लिया। वहीं ये सब कमरे के बाहर खड़ी काव्या देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, आज तक मेरी आंचल के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जो इनके करीब रही, बल्कि उल्टा इस लड़की के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं भी काव्या गोयल हूँ, इतनी आसानी से अपनी बाजी पलटने नहीं दूंगी। रानी तो आंचल ही बनेगी। काव्या वहां से चली गई। देवराज ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां जयश्री आ गई। जयश्री ने उसका सर सहलाया और कहा, माफ़ करना बेटा, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देगी। बस अब जल्द से जल्द यहाँ सब ख़त्म कर दूँ और फिर हम दोनों वापस शिमला चले जाएंगे। इतना बोल वो भी उसका माथा चूम कर वहाँ से चली गई। उनके जाने के तुरंत बाद आद्रिका ने आंखें खोल ली। वो उठकर बैठ गई और बोली, ये हो क्या रहा है? वो आदमी कौन है? और माँ ने ऐसा भी मुझसे क्या छिपाया है?
उस आदमी के स्पर्श से अभी तक मुझे गलत एहसास नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अपनापन मिला। जैसे जैसे किसी अपने ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन है कौन वो? और माँ ने मुझे उनसे दूर रहने को क्यों कहा है? अगर माँ से पूछा तो वो तो नहीं बताएंगी। इनसे ही पूछ लूँ या फिर उस लेडी से जो जूलिया को गले से लगा रही थी। लेकिन एक मिनट, जूलिया यहाँ क्या कर रही है? मैंने कल अनु को नहीं बताया। अनु को बताती हूँ, शायद वही कुछ समझा दे। आद्रिका इतना बोलकर उठी और जैसे ही फ़ोन ढूंढने लगी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कमरा खुला ही था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने जूलिया खड़ी थी। जूलिया को देख आद्रिका ने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, क्या चाहिए? जूलिया उसके कमरे के अंदर आते हुए बोली, अर्नव। आद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुमने कहा और हाजिर हो गई। इंसान है वो। और एक बात ये कि वो मुझसे प्यार करते हैं, ना कि तुमसे। जूलिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने तुमने उसे अपनी जाल में फंसा लिया। और इसके आगे वो कुछ भी बोलती, पीछे से अजय आ गया। उसने आद्रिका को देख सिर झुकाकर कहा, माफ़ करिएगा राजकुमारी साहब, आपकी बिना इजाज़त लिए आ गए। आद्रिका कुछ न कह सकी। फिर अजय ने जूलिया से कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको राजा साहब छोटी रानी साहब के कमरे में बुला रहे हैं। जूलिया ने अजय को घूरते हुए कहा, मुझे आद्रिका से बात करनी है। अजय सिंह ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको कोई हक नहीं है बड़ी राजकुमारी साहब को नाम से बुलाने का। शायद आप भूल रही हैं कि होने वाली रानी है वो, और आप राजा साहब के आदेश को टाल नहीं सकती। जूलिया ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसकी माननी चाहिए या नहीं? तभी उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि देवराज का मैसेज है, जिसमें लिखा था कि वो बिना कोई नखरा किए आए। जूलिया ने एक नज़र घूरकर आदिका को देखा और फिर अजय को देखकर वहाँ से चली गई। अजय भी वहाँ से चला गया। आद्रिका बेड पर बैठी खुद से बोली, ये क्या था? वहीं दूसरी तरफ काव्या के कमरे में देवराज जूलिया का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में जूलिया आई और बेड पर बैठ गई। उसने पूरी तरह से देवराज को नज़रअंदाज किया। देवराज ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे कारण हमारी राजकुमारी को छोटी सी भी तकलीफ हुई तो महादेव की सौगंध यहीं कब्र बना दूंगा। मुझे तुम दोनों श्री और राजकुमारी के पास दिखने नहीं चाहिए। और अपना ये शातिर दिमाग तो उससे दूर ही रखना। इतना बोल वो जैसे ही जाने लगे, जूलिया ने कहा, क्यों मानूं मैं आपकी बात? लगते कौन हैं आप मेरे? अब ये तो मत ही कहिएगा कि आप बाप हो मेरे, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हो। आप न सिर्फ उस आद्रिका के बाप हो। आज तक कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा है? कभी मेरी इच्छाएं पूरी की हैं? देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाए हैं तुम्हारे प्रति आंचल। और ये बात मेरा भगवान जानता है। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी सोची हुई चीज़ें मिल जाती थी। जब भी तुम किसी प्रतियोगिता को जीतती थी तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होती थी। हाँ, मैंने आज तक तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन मैं तुम्हें भी अपनी बेटी होने के पूरे हक देता हूँ। वो बात अलग है कि आद्रिका से हमारा लगाव अलग है, क्योंकि वो हमसे दूर रही। उनके सिर पर कभी भी उनके बाप का हाथ नहीं रहा। उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। लेकिन वहीं आप हमारे करीब थी। आपके सिर पर हर पल हमारा हाथ था और आपकी ख्वाहिशें हर वक्त हमने पूरी की हैं। हर वक्त आपको लोगों की गिद्ध जैसी नज़रों से बचाया है। जिसने भी आज तक आपको गलत नज़रों से देखा है, उसकी आंखें निकाल चुके हैं हम। हमने आज तक अपना प्यार आपसे नहीं जताया। इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है काव्या। काव्या के कारण मैं अपनी पत्नी से दूर हुआ। जानता हूँ ये कोई वाजिब कारण नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलती हो। क्या तुम आज तक उदयपुर में किसी से भी इज्जत से पेश आई हो? ये सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हर वक्त हर इंसान से आप बदतमीजी से पेश आई हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जबकि आपने अपनी बेटे होने की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। हमने कभी भी आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत नहीं देखी, हर वक्त गुस्सा देखा है। तो आप हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों करती हैं? लेकिन फिर भी हमने कभी भी आपको बुरा नहीं चाहा। अब हम यही कहेंगे कि आप आद्रिका से दूर रहिएगा, वरना सारा लिहाज भूल जाएंगे। जूलिया कुछ नहीं बोली, बस शांत रही। अगर इतना ही प्यार है आपको आंचल से, तो रानी आप उस आद्रिका को क्यों बना रहे हैं, जबकि दोनों एक ही उम्र की हैं? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
चाहे दोनों एक ही दिन पैदा हुई हों, लेकिन फिर भी आद्रिका आंचल से 2 घंटे बड़ी है। और वैसे भी ये इच्छा हमारे पिताजी की थी और हम उनकी इच्छा अनुसार ही सब करेंगे। इतना बोल देवराज चले गए। कुछ देर में जूलिया भी चली गई। काव्या बेड पर बैठकर बोली, रानी तो आंचल ही बनेगी। आद्रिका जूलिया और अजय के जाने के बाद अपना फ़ोन लेकर अर्नव को फ़ोन लगाती है, लेकिन अर्नव फ़ोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि वो उठा नहीं होगा, तो उसने दोबारा नहीं किया। आद्रिका फिर नहाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जूलिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में देवराज की बातें ही घूम रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उस आद्रिका को उनके दिल में जगह नहीं लेने दूंगी। वो सिर्फ मेरे पिता हैं।